Now see stamp duty and registration charges in properties in India. So regarding information in PowerPoint presentation, I will show you. भारत में अलग अलग राज्य में थोड़े से अलग अलग स्टैम्प ड्यूटीज है, अलग अलग थोड़ी सी प्रोसेस है, लेकिन काफी हद तक सिमिलर है. तो पहले उसके बारे में देखते हैं. लेट मी शेयर योर स्क्रीन. ये देखिए, ये जो हमारा 13 टॉपिक है, स्टैम्प ड्यूटी एंड रजिस्ट्रेशन चार्जेस. स्टैम्प ड्यूटी एंड रजिस्ट्रेशन चार्जेस. इंट्रोडक्शन. Stamp duty, state imposed tax on property transaction. What is stamp duty? Stamp duty means state imposed tax. राज्य ने जो प्रॉपर्टी के ऊपर टैक्स लगाया है, प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन के ऊपर टैक्स लगाया है, एक दूसरे को बेचता है, तब जो टैक्स देना पड़ता है, तो दैट इज कॉल्ड स्टेट इम्पोज टैक्स. दैट इज कॉल्ड स्टैम्प ड्यूटी. रजिस्ट्रेशन चार्जेस अलग है. फीस फॉर लीगल रिकॉग्निशन ऑफ ओनरशिप. स्टैम्प ड्यूटी आपको वो प्रॉपर्टी की वैल्यू के ऊपर भरनी पड़ती है, और लीगल रजिस्ट्रेशन चार्जेस जो है, ये चार्जेस आपको 1% रहता है, लेकिन कैप इसको 30,000 का है, ऐसा है, वो हम आगे बताएंगे. दिस आर कॉल्ड रजिस्ट्रेशन चार्जेस. बोथ आर मैंडेटरी फॉर लीगल इन्फोर्सेबिलिटी एंड प्रॉपर्टी ट्रांसफर. स्टैम्प ड्यूटी भरना और रजिस्ट्रेशन चार्जेस भरना, ये दोनों मैंडेटरी है, कंपल्सरी है फॉर लीगल एनफोर्सेबिलिटी. लीगल राइट अगर आपको एनफोर्स करने तो जरूरी है, और प्रॉपर्टी ट्रांसफर के लिए जरूरी है. लीगल फ्रेमवर्क क्या है इसका? स्टैम्प ड्यूटी है गवर्न बाय इंडियन स्टैम्प एक्ट 1899, और अलग अलग स्टेट अपने अपने हिसाब से उसमें अमेंड करते हैं. कॉमन लॉ इंडियन स्टैम्प एक्ट है 1899 का. स्टेट अमेंडमेंट अपने अपने स्टेट हिसाब से वो कर लेते हैं. रजिस्ट्रेशन चार्जेस अंडर रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908. तो स्टैम्प ड्यूटी is governed under Indian Stamp Act 1899, and registration charges is governed under Registration Act 1908, managed by State Revenue and Registration Department. ये स्टेट रेवेन्यू रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट जो है वो इसको मैनेज करता है, सब रजिस्टर ऑफिस वगैरह करता है मैनेज. कंपोनेंट्स ऑफ चार्जेस. स्टैम्प ड्यूटी बेस्ड ऑन प्रॉपर्टी वैल्यू. Stamp duty based on property value. Registration fee charged for document registration. Registration fees charged for document registration. Sales surcharge, metro sales, local body tax, etc. Miscellaneous scanning, legal fees, etc. Just give me a few seconds. So, calculation of stamp duty is based on the higher सेस सरचार्ज, मेट्रो सेस, लोकल बॉडी टैक्स एक्सेट्रा उसमें ऐड होता है. मिसलिनियस चार्जेस लगते हैं, जैसे स्कैनिंग करते हैं डॉक्यूमेंट का, लीगल फीस लॉयर को देते हैं ड्राफ्टिंग का वगैरह, ये सब इसमें आता है. कैलकुलेशन ऑफ स्टैम्प ड्यूटी बेस्ड ऑन हायर ऑफ सेल प्राइस और सर्कल रेट. तो स्टैम्प ड्यूटी कैसा कैलकुलेट करते हैं कि एक्चुअल सेल प्राइस क्या है और सर्कल रेट क्या है, इसमें का दोनों में का जो हाईएस्ट है वो पकड़ा जाता है. सपोज एक्चुअली वो प्रॉपर्टी आप 15 लाख में परचेस कर रहे हैं और उसका सर्कल रेट अगर 12 लाख है, तो स्टैम्प ड्यूटी 15 लाख के ऊपर लगेगी. लेकिन एक्चुअली वो प्रॉपर्टी आप 15 लाख में परचेस कर रहे हैं, लेकिन सर्कल का रेट जो है ये इसका 18 लाख है, तो भी आपको 18 लाख से ही स्टैम्प ड्यूटी भरनी पड़ेगी. सेल प्राइस और सर्कल रेट. सर्कल रेट आपको कहाँ पता चलेगा? सब रजिस्टर के ऑफिस में उसका चार्ट मिलता है, अभी ऑनलाइन में मिल जाता है. अफेक्टेड बाय लोकेशन, टाइप, यूसेज एंड ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी. एग्रीकल्चर है, नॉन एग्रीकल्चर है,
ये सब देखा जाता है, लोकेशन देखा जाता है, उसके ऊपर ये अलग अलग सर्कल के अलग अलग सर्कल रेट्स रहते हैं। डिस्काउंट्स फॉर वुमन एंड सीनियर सिटीजन, स्टैम्प ड्यूटी में वुमन को और सीनियर सिटीजन को डिस्काउंट मिलता है। इंडिकेटिव रेट्स बाय स्टेट, एक एग्जांपल के लिए मैंने कुछ रेट दिया है यहाँ पे। महाराष्ट्र 5 to 6 रजिस्ट्रेशन के लिए लगते हैं, ये स्टैम्प ड्यूटी लगती है 5 to 6%, और फीस 1% रजिस्ट्रेशन के लिए, रजिस्ट्रेशन फीस 1% है। लिवर क्लिनिक मैक्सिमम कैप इसका 30,000 है महाराष्ट्र में। सपोज आप 1 करोड़ का प्रॉपर्टी परचेस करते हैं, तो 1 करोड़ के ऊपर 5 से 6%, 5% वुमन के लिए, 6% मेल के लिए, बराबर है, तो ये लगेगा। और 1% बोले तो 1 करोड़ के ऊपर 1%, 1 लाख हो गया रजिस्ट्रेशन चार्जेस, लेकिन 1 लाख नहीं लगेंगे रजिस्ट्रेशन चार्जेस। इसका कैप कितना किया है, मैक्सिमम 30,000 का। सो यू हैव टू पे 30,000 ओनली रजिस्ट्रेशन चार्जेस। दिल्ली में 4% वुमन के लिए, 6% मेन के लिए, रजिस्ट्रेशन चार्जेस 1% है। कर्नाटका में 3% to 5% है। तमिलनाडु में 7% है। रेट्स वराय एंड आर स्टेट स्पेसिफिक। कंसेशंस एंड एग्जम्पशंस, वुमन बायर को कंसेशन 1% to 2% है, लोअर इन ड्यूटी। सीनियर सिटीजन डिस्काउंट इन सम स्टेट्स। फर्स्ट टाइम बायर एंड फैमिली ट्रांसफर कंसेशन एप्लीकेबल। फर्स्ट टाइम बायर कोई प्रॉपर्टी परचेस करता है या फैमिली अंतर्गत ट्रांसफर करता है तो इसमें कंसेशन मिलता है। दिल्ली ऑफिसर, दिल्ली ऑफर्स 2% रिबेट फॉर वुमन। दिल्ली में वुमन के नाम पे अगर प्रॉपर्टी परचेस करते हैं तो 2% रिबेट है। ई स्टैंपिंग एंड ऑनलाइन पेमेंट। ई स्टैंपिंग वाया SHCIL प्रिवेंट्स फ्रॉड। HSCIL के प्लेटफॉर्म पे जब हम ई स्टैंपिंग करते हैं तो फ्रॉड प्रिवेंट होता है। मेनी स्टैम्प, मेनी स्टेट्स सपोर्ट ऑनलाइन स्टैम्प ड्यूटी पेमेंट, अवेलेबल इन दिल्ली, कर्नाटका, महाराष्ट्र एक्सेट्रा। प्रमोट्स ट्रांसपेरेंसी एंड ईज। इंपॉर्टेंस ऑफ रजिस्ट्रेशन, प्रोवाइड्स लीगल प्रूफ ऑफ ओनरशिप। रजिस्ट्रेशन से आपका लीगल प्रूफ मिलता है ओनरशिप का। मैंडेटरी फॉर कोर्ट एडमिशनेबिलिटी एंड टाइटल क्लैरिटी। कोर्ट में ये बहुत जरूरी है, मैंडेटरी है रजिस्ट्रेशन रहना। इसेंशियल फॉर म्यूटेशन एंड रीसेल ऑफ प्रॉपर्टी। म्यूटेशन के लिए और रीसेल के लिए भी प्रॉपर्टी जरूरी है ये रजिस्ट्रेशन। म्यूटेशन बोले तो नोंदनी करना, नोंदनी करना। प्रॉपर्टी परचेस करने के बाद हम कॉर्पोरेशन में या तलाटी के पास जाके 7/12 में इधर उधर जो म्यूटेशन करता है, दैट इज कॉल्ड, हमारे नाम पे ट्रांसफर करवा लेना, दैट इज कॉल्ड म्यूटेशन। पेनल्टी फॉर नॉन कंप्लायंस, अगर आप कंप्लायंस नहीं करते तो पेनल्टी क्या होती है, पेनल्टी अप टू 10 times अप टू स्टैम्प ड्यूटी। स्टैम्प ड्यूटी जो लगने वाला था उसका 10 times क्या करते थे, पेनल्टी मारते हैं। सपोज स्टैम्प ड्यूटी आपको 6 लाख लगने वाला था, लेकिन आपने कुछ उसमें गड़बड़ कर दिया, तो जितना स्टैम्प ड्यूटी का आपने फ्रॉड किया है उसका 10 times। सपोज 2 लाख आपने कम भरा है तो 2 लाख मल्टीप्लाई बाय 10 times, तो 20 लाख का स्टैम्प ड्यूटी भरना पड़ेगा। ऐसा वो डिपार्टमेंट नोटिस निकालेगा एक्वाइट। आप उसको तो रेवेन्यू कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं, रेवेन्यू कोर्ट के बाद हाई कोर्ट में जा सकते हैं, हाई कोर्ट के बाद आप सुप्रीम कोर्ट में आ सकते हैं। अगर बहुत ज्यादा पेनल्टी चार्ज करते हैं तो यहाँ से वो पेनल्टी कम होके आपको मिल जाती है। अनरजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट आर नॉट वैलिड इन कोर्ट। अनरजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट कोर्ट में वैलिड नहीं होते। मे लीड टू डिस्प्यूट, डिनायल ऑफ लोन्स। लोन भी कभी कभी अनरजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट के ऊपर नहीं मिलता है, डिस्प्यूट क्रिएट हो सकता है। रिजेक्शन ऑफ म्यूटेशन, म्यूटेशन के लिए रिजेक्शन दे सकते हैं, नकार दे सकते हैं। एग्जाम्पल एक मैंने स्टैम्प ड्यूटी का एग्जाम्पल बना के दिया है आपके लिए। फ्लैट इन मुंबई, मुंबई का फ्लैट है, तो प्रॉपर्टी 1 करोड़ का है, तो स्टैम्प ड्यूटी 5 लाख लगेगा 5% के हिसाब से। मेट्रो सेज 1% है, वहां पे मेट्रो सेज उनका अलग है 1%। रजिस्ट्रेशन फीस 1% है, लेकिन कैंप में 30,000 ही लगेगा। तो टोटल खर्चा 1 करोड़ की प्रॉपर्टी लेने के लिए 6,30,000 लिया। जब मैंने बॉम्बे में ऑफिस लिया था, कब लिया था याद नहीं मुझे अभी, तो भी 12 साल हुए होंगे, तब उसका स्टैम्प ड्यूटी का खर्चा मैंने लिया था कुछ तो भी 70 या 80 लाख में लिया था। तो स्टैम्प ड्यूटी का ये सब मिलके रजिस्ट्रेशन का खर्चा उस समय मुझे 5.5 या 6 लाख का ही आया था।
लेकिन उसमें टाइटल रहता है, सब होता है, रजिस्टर रेंट एग्रीमेंट करते हैं। मैंने काफ़ी साल वहाँ पे ऑफिस चलाया मेरा, बॉम्बे हाई कोर्ट का। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में शिफ्ट होने के बाद कुछ दिन चला वो ऑफिस, नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन जूनियर बैठते थे और वहाँ पे nobody is physically coming, everything after covid everything is online। तो व्हेन वी आर ऑब्जर्विंग कि भाई पूरे हफ्ते में दो ही लोग पर्सनल आते हैं, बाकी लोग सब ऑनलाइन ही बात करते हैं, ऑनलाइन ही कंसल्ट करते हैं। फिर आहिस्ता आहिस्ता उसका प्रमाण कम हो गया, फिर महीने में दो लोग आने लगे फिजिकली। मैं बोला दो लोग फिजिकली विजिट करते हैं उसके लिए ऑफिस की क्या जरूरत है। तो फिर हमने वर्चुअल एड्रेस रख दिया है। पुणे का भी मेरा ना वर्चुअल एड्रेस है, मेरा लॉ फर्म का, और बॉम्बे का भी वर्चुअल एड्रेस है। और वर्चुअल पे वो मैनेज हो जाता है। फिर मैंने वो प्रॉपर्टी अभी किराए से भी दी, 35,000 रुपये उसका किराया आता है, 35,000। लेकिन मैं उसका फिर रजिस्टर्ड एग्रीमेंट ये वो सब कर पा रहा हूँ, क्योंकि बिकॉज ऑफ रजिस्टर्ड सेल डीड और कमर्शियल प्रॉपर्टी, मेरा मॉल में प्रॉपर्टी है बॉम्बे में हो। गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स, गणेश गणेश गवर्नमेंट इनिशिएटिव जो है ये डिजिटलाइजेशन रूरल ओनरशिप फॉर रजिस्ट्रेशन है, हाँ? स्वामित्व, देन NGDRS कॉमन रजिस्ट्रेशन प्लेटफॉर्म अक्रॉस स्टेट्स है, देन अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम्स विद स्टैम्प ड्यूटी बेनिफिट्स, डिजिटलाइजेशन इम्प्रूविंग ईज एंड ट्रांसपेरेंसी। और इसका कंक्लूजन है, ये ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं ना, खाली स्टैम्प ड्यूटी अलग और रजिस्ट्रेशन ड्यूटी अलग, उसके साथ साथ स्टेट सेस, सिटी मेट्रो सेज वगैरह आपको लगते हैं, तो ये इसमें दिया है स्पेसिफिकली। स्टैम्प ड्यूटी एंड रजिस्ट्रेशन आर की टू द लीगल ओनरशिप, कॉस्ट वराई बाय स्टेट एंड ओनरशिप टाइप, digital systems enhance transparency and reduce fraud, proper compliance avoid legal and financial issues। तो ये हो गया। नाउ विल सी, इससे रिलेटेड हम कुछ ये देखते हैं, बेयर एक्ट देखते हैं। स्टैम्प का ही देखते हैं। बेयर एक्ट। हमको 3 प्रेजेंटेशन कवर करना है ना, कहाँ गया स्टैम्प एक्ट, वेयर इज स्टैम्प एक्ट। ये देखो रजिस्ट्रेशन एक्ट है, पहले वो देख लेते, जो मिला वो देख लेते। ये रजिस्ट्रेशन एक्ट है 1908। इसके पार्ट 1 में प्रिलिमिनरी 2 सेक्शन है, पार्ट 2 में द रजिस्ट्रेशन एस्टेब्लिशमेंट, पार्ट 3 में रजिस्ट्रेबल डॉक्यूमेंट है, जिसको रजिस्टर करना जरूरी है। जैसा सेक्टर सेक्शन 17 में दिया है, डॉक्यूमेंट ऑफ विच रजिस्ट्रेशन इज कंपल्सरी, एंड 18 में दिया है डॉक्यूमेंट ऑफ विच रजिस्ट्रेशन इज ऑप्शनल। कर सकते, जैसे विल है, विल का आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं। पार्टनरशिप अनरजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड दोनों चलती है, बट लेकिन लीगल राइट जब क्लेम करेंगे ना, तब रजिस्टर्ड पार्टनरशिप रहना बहुत जरूरी है। इसलिए ऐसा वो डॉक्यूमेंट लैंग्वेज वगैरह सब इसके बारे में कानून दिया है। देन पार्ट 4 में ऑन द टाइम ऑफ प्रेजेंटेशन, पार्ट 5 में प्लेस ऑफ रजिस्ट्रेशन, पार्ट 6, पार्ट 5 के बाद पार्ट 6 चाहिए, तो यहाँ पे पार्ट 4 प्रिंटिंग एरर हुआ है, पार्ट 6 है प्रेजेंटिंग डॉक्यूमेंट फॉर रजिस्ट्रेशन, पार्ट 7 में एनफोर्सिंग द अपीयरेंस ऑफ एग्जीक्यूट एंड विटनेसेस। तो एग्जीक्यूट वहाँ पे चाहिए, विटनेसेस चाहिए, उनका फोटो विटो लेंगे, बायोमेट्रिक्स करेंगे, सब करेंगे रजिस्ट्रेशन करते समय। देन प्रेजेंटिंग विल्स एंड अथॉरिटी टू अडॉप्ट, देन of the deposit of wills, then part 10 of the effects of registration and non-registration, part 11 of duties and power of registering officers, of refusal to register, then part 13 of the fees for registration, searches and copies, part 14 of penalties, and part 15 miscellaneous. Total 93 sections are there.
जो कन्विंसिंग में वगैरह काम करते हैं जो लॉयर और जो प्रॉपर्टी मैटर हैंडल करते हैं कोर्ट्स में, इन्होंने रजिस्ट्रेशन एक्ट, स्टैम्प ड्यूटी एक्ट, प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो भी लॉ है वो बीच में देखने चाहिए। खाली ऐसा आप इंडेक्स से भी गो थ्रू करते हैं ना तो भी समझ में आ जाता है भाई ये पार्ट में ये है, ये पार्ट में, फिर जब जरूरत रहेगी ना दैट टाइम यू कैन एक्सप्लोर दैट पर्टिकुलर। ये देखो ये इंडियन स्टैम्प एक्ट है 1899 का। इसमें चैप्टर 1 में प्रिलिमिनरी है, चैप्टर 2 में स्टैम्प ड्यूटीज है। स्टैम्प ड्यूटीज में ए में बताया है लाइबिलिटी ऑफ इंस्ट्रूमेंट टू ड्यूटी, देन बी में बताया स्टैम्प एंड द मोड ऑफ यूजिंग देम, देन सी में है द टाइम ऑफ स्टैंपिंग इंस्ट्रूमेंट्स, डी में है वैल्यूएशन ऑफ फॉर ड्यूटीज, ई में है ड्यूटी बाय हुम पेबल, चैप्टर 3 में है एडजुडिकेशन एज टू द स्टैम्प्स, चैप्टर 4 में है इंस्ट्रूमेंट्स नॉट ड्यूली स्टैम्प्ड, चैप्टर 5 में है अलाउंस फॉर स्टैम्प्स इन सर्टेन केसेस, इन चैप्टर 6 रेफरेंसेस एंड रिविजन्स, चैप्टर 7 criminal offenses and procedure, chapter 8 supplemental provisions, that is called miscellaneous. So 79 sections are there and 2 schedules are there. तो शेड्यूल 1 में स्टैम्प ड्यूटी ऑन रजिस्ट्रेशन इंस्ट्रूमेंट ऐसा दिया है, उसमें फिर स्टैम्प ड्यूटी अलग अलग कैसी है क्या है वो दिया है। सो दीज आर द इम्पोर्टेंट पार्ट in this stamp and registration topic. So I'm stopping here this presentation and will meet very soon in next presentation.